क्या भारत कानूनी तौर पर टेलीग्राम पर बैन लगा सकता है? इसका जवाब आसान हाँ या नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बैन क्यों लगाया गया, कैसे लगाया गया और क्या यह सही था। लेकिन बैन की लीगैलिटी जानने से पहले हमें इस एक्शन के पीछे का बैकग्राउंड समझना होगा। यह मामला पेपर लीक और उसके बाद NET UG 2026 एग्जाम के कैंसिल होने से शुरू हुआ। यह एग्जाम भारत का प्राइमरी और जरूरी नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जो MBBS, BDS और आयुष कोर्स सहित अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। सरकार के अनुसार टेलीग्राम चैनलों का इस्तेमाल नकली या लीक हुए एग्जाम पेपर फैलाने, स्टूडेंट्स से पैसे वसूलने और एग्जाम से पहले पैनिक फैलाने के लिए किया जा रहा था। 21 जून 2026 को होने वाले रीटेस्ट से ठीक पहले सरकार ने परीक्षा की ईमानदारी बनाए रखने और पब्लिक ऑर्डर की दूसरी स्थिति को रोकने के लिए सख्ती शुरू कर दी। यहीं पर टेलीग्राम आया। हुआ ये 21 मई 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे मेटी के नाम से भी जाना जाता है, को बताया कि NET UG 2026 से जुड़े फ्रॉड के लिए टेलीग्राम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 जून को मेटी ने टेलीग्राम को एक नोटिस जारी किया। 3 जून को टेलीग्राम, मेटी और NTA के बीच एक मीटिंग हुई। 9 जून को मेटी ने NET फ्रॉड में कथित तौर पर शामिल टेलीग्राम चैनल, अकाउंट और बॉट्स की एक लिस्ट शेयर की। टेलीग्राम ने दावा किया कि उसने कई URL हटा दिए हैं। लेकिन 16 जून 2026 को मेटी ने AT एक्ट के सेक्शन 69 के तहत एक इमरजेंसी ऑर्डर पास किया। आदेश में कहा गया कि टेलीग्राम को पूरे भारत में 22 जून 2026 तक ब्लॉक कर दिया जाए और इसके मैसेज एडिटिंग फीचर को 30 जून 2026 तक बंद कर दिया जाए। टेलीग्राम ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। टेलीग्राम ने 3 मुख्य बातें कही। सबसे पहले इसने कहा कि पूरे प्लेटफॉर्म पर बैन लगाना बहुत ज्यादा था, क्योंकि लाखों कानूनी यूजर्स भी इससे प्रभावित हुए थे। दूसरा, टेलीग्राम ने कहा कि सरकार को कम रोक लगाने वाला तरीका अपनाना चाहिए था, जैसे सिर्फ कुछ खास चैनल या बॉट्स को ब्लॉक करना। तीसरा, टेलीग्राम ने तर्क दिया कि धारा 69 अविशिष्ट सूचना को अवरुद्ध करने की अनुमति देता है, न कि पूरे ऐप या प्लेटफॉर्म को। तो टेलीग्राम का बेसिक तर्क था, गैरकानूनी कंटेंट को सजा दें, पूरे प्लेटफॉर्म को नहीं। अब कानूनी स्थिति यह है। AT एक्ट के सेक्शन 69 के तहत केंद्र सरकार ऑनलाइन जानकारी तक पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक कर सकती है, अगर यह इन चीजों के हित में जरूरी हो। 1. सार्वजनिक व्यवस्था। 2. राष्ट्रीय सुरक्षा। 3. भारत की संप्रभुता और अखंडता। 4. या संज्ञेय अपराधों के लिए उकसाने को रोकना। लेकिन यह शक्ति असीमित नहीं है। सरकार को मोटे तौर पर 3 बातें पूरी करनी होंगी। 1. इसके लिए कोई कानूनी आधार होना चाहिए। इस मामले में सरकार ने पब्लिक ऑर्डर और NET फ्रॉड से जुड़े कॉग्निजेबल अपराधों की रोकथाम पर भरोसा किया। 2. प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लॉकिंग रूल्स 2009 से ली गई है। क्योंकि इसे इमरजेंसी माना गया, इसलिए सरकार ने रूल 9 का इस्तेमाल किया, एक अंतरिम ब्लॉकिंग ऑर्डर पास किया और फिर इसे रिव्यू और कंफर्मेशन के लिए रूल 7 के तहत कमिटी के सामने रखा। 3. ऑर्डर सही अनुपात में होना चाहिए। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आता है। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट में पूछा जाता है, क्या इसका कोई सही मकसद है? क्या बैन और उस मकसद के बीच कोई सही कनेक्शन है? क्या यह कदम जरूरी है? और क्या यह सबसे कम रोक लगाने वाला ऑप्शन है? दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार का केस स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने माना कि टेलीग्राम का आर्किटेक्चर मिरर चैनल, बॉट्स, बैकअप चैनल और ऑडियंस माइग्रेशन को तेजी से बनाने की अनुमति देता है। इसलिए कोर्ट के अनुसार अलग अलग चैनल ब्लॉक करना काम नहीं कर रहा था। कोर्ट ने यह भी कहा कि बैन टेम्पररी था, NET एग्जाम विंडो से जुड़ा था और इसका समय लिमिटेड था। इसलिए कोर्ट ने माना कि टेलीग्राम ब्लॉक ज्यादा नहीं था। लेकिन यहां मुख्य चिंताएं हैं। पहली चिंता, यह फैसला सेक्शन 69 के तहत ऐप ब्लॉकिंग को कानूनी तौर पर मान्यता देता है। इससे पहले सेक्शन 69 के तहत ऐप्स को ब्लॉक किया गया था, लेकिन यह फैसला एक कदम आगे है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि क्योंकि जानकारी में सॉफ्टवेयर, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटाबेस शामिल हैं, इसलिए सरकार की ब्लॉक करने की शक्ति पूरे प्लेटफॉर्म तक बढ़ सकती है। यह एक बड़ी मिसाल है, क्योंकि अगर 150 मिलियन यूजर्स वाले पूरे ऐप को जानकारी माना जा सकता है, तो सेक्शन 69 सिर्फ कंटेंट ब्लॉक करने की पावर से कहीं ज्यादा हो जाता है। यह एक प्लेटफॉर्म ब्लॉकिंग पावर बन जाती है। दूसरी चिंता, क्या यह सच में सही था? कोर्ट ने कहा कि बैन टेम्पररी था, इसलिए यह लिमिटेड था। लेकिन अनुराधा भसीन के अनुसार टेम्पररी का मतलब अपने आप प्रोपोर्शनल नहीं होता। राज्य को अब भी यह दिखाना होगा कि कोई कम रोक लगाने वाला विकल्प नहीं था।
टेलीग्राम ने तर्क दिया था कि टारगेटेड टेकडाउन पहले से ही उपलब्ध थे और उसने सरकारी रिक्वेस्ट के आधार पर कई लिंक ब्लॉक कर दिए थे। तो असली चिंता यह है, क्या सरकार ने यह साबित कर दिया कि पूरे ऐप को ब्लॉक करना ही एकमात्र प्रैक्टिकल ऑप्शन था, या कोर्ट ने सरकार के दावे को बहुत आसानी से मान लिया? तीसरी चिंता, क्या टेलीग्राम के फीचर्स वाकई यूनिक हैं? सरकार टेलीग्राम के आर्किटेक्चर पर बहुत ज्यादा निर्भर थी, बड़े ग्रुप, चैनल, बॉट्स, फाइल शेयरिंग, मिरर चैनल और मैसेज एडिटिंग। लेकिन कई प्लेटफॉर्म किसी न किसी रूप में बड़े पैमाने पर प्रसार की अनुमति देते हैं। और भले ही टेलीग्राम में कुछ यूनिक फीचर्स हों, फिर भी वीपीएन के जरिए पूरे प्लेटफॉर्म पर बैन को बाईपास किया जा सकता है। इससे एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है, अगर गलत काम करने वाले लोग अभी भी बैन को बाईपास कर सकते हैं, तो क्या ब्लॉक से आम कानूनी यूजर्स को ज्यादा नुकसान होगा? चौथी चिंता, प्राकृतिक न्याय। ब्लॉकिंग रूल्स के रूल 9 के तहत इमरजेंसी रूट का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि ऑर्डर पहले आया और सुनवाई बाद में हुई। लेकिन टेलीग्राम 1 जून से ही अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा था। तो चिंता यह है, क्या यह सच में एक इमरजेंसी थी जिसके लिए प्री डिसीजनल हियरिंग को बाईपास करना पड़ा? रूल 8 के तहत आम प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था, जिसमें ब्लॉक करने से पहले इंटरमीडियरी की सुनवाई होती है। तो हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम बैन को सही ठहराया। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि यह फैसला क्या नॉर्मल कर सकता है? क्योंकि एक बार जब पब्लिक ऑर्डर के नाम पर पूरे ऐप को ब्लॉक किया जा सकता है, तो बहस टेलीग्राम से आगे बढ़ जाती है। यह भारत में ओपन इंटरनेट के भविष्य के बारे में एक सवाल बन जाता है। क्या राज्य गैरकानूनी कंटेंट को ब्लॉक कर सकता है? हाँ, लेकिन क्या राज्य को पूरा प्लेटफॉर्म बंद करने का अधिकार होना चाहिए? यही असली संवैधानिक सवाल है।